Assalamu alaikum everyone. I am going to discuss the interaction of radiation with matter. ये टॉपिक है उन पार्टिकल्स के बारे में जो मटेरियल को आयोनाइज़ कर सकते हैं, एटम को भी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम आयोनाइजिंग रेडिएशन को देखेंगे। An energetic particles or photon which cause ionization when it passes through a medium is called ionizing radiation. कोई भी इनर्जेटिक पार्टिकल्स या फोटोन जो मीडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है उसे हम आयोनाइजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो अल्फ़ा रेज़ है वो जो है वो एक पेपर तक एब्जर्व होंगी, जो बीटा रेज़ हैं वो एक एल्युमिनियम शीट तक एब्जर्व होंगी, और जो हमारे पास गैमा रेज़ और एक्स रेज़ हैं वो एक थिक बोर्ड लेड तक एब्जर्व होंगी, और जो न्यूट्रॉन रेज़ हैं वो इन सब को क्रॉस करेगी, और उसको हम स्टॉप करने के लिए कोई भी वाटर का जो है वो वाटर को यूज़ करेंगे, वाटर जिससे जो है वो न्यूट्रॉन रेज़ एब्जर्व हो जाएंगी। फिर आगे हम बात करेंगे रेंज की। जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम में इंटर होता है तो वो इस किस डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है उसे हम रेंज कहते हैं। द अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रैवल वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन मीडियम बिफोर कमिंग रेस्ट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेंज। कि जब कोई पार्टिकल किसी मीडियम में इंटर होता है तो वो किस डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है उस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। द इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन loses its energy upon entering the matter due to the excitation and ionization of atoms of matter until it came to rest. अब जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी मीडियम से गुजरेगा वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये या तो ये फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद ही हीलियम इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो एनर्जी है वो इनकमिंग जो एनर्जी होगी वो उसकी जो है वो एज़ यूजुअली कम हो जाएगी जैसे ही मैटर के साथ वो एक्साइट करेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीलियम एटम बन जाएंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो खुद ही हीलियम बन जाते हैं। जैसे कि इधर ये जो हमारे पास मैग्नीशियम आयन है इसके साथ जो हीलियम जो है वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो खुद ही एटम बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो रेंज किन चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑन पार्टिकल एंड पे। ठीक है, ऑन पार्टिकल एंड में चार्ज पे, मास पे और एनर्जी पे। ऑन मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम पे एंड आयोनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ एटम ऑफ मीडियम पे। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या स्टोरी है? ठीक है, 7000 टाइम हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैवियर होते हैं। शफर ऑन अप्रिसिएबल डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हैवियर होते हैं। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन से जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। डज़ नॉट अप्रोच क्लोज टू द न्यूक्लियस, और क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज नहीं होते क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव जो है वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस हाई आयोनाइजेशन होती है। कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकेम न्यूट्रल हीलियम एटम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं और ये जो हीलियम एटम जो है वो जो एटम है वो बन जाता है। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ बीटा पार्टिकल्स के बीटा पार्टिकल्स की क्या स्टोरी है। बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइजेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। याद रहे कि जितने भी पार्टिकल हैं उनका ताल्लुक न्यूक्लियस से है, ऑर्बिट से नहीं। कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना इनमें से जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकलते हैं उनका ताल्लुक सिर्फ न्यूक्लियस से होता है, ऑर्बिट से उनका ताल्लुक नहीं होता, जैसा कि इधर ये डायग्राम शो की गई है। बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। आयोनाइजिंग पावर इज़ 100 टाइम लेस दैन अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल से इनकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो लेस होती है। सो इट्स रेंज इज़ मच मोर दैन अल्फ़ा पार्टिकल, और इनकी जो रेंज है क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल से इनकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो कम है, डेट्स वाई इनकी जो रेंज होगी वो अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा होगी। Follow straggling or scattering path. Its range is found by finding effective depth of penetration in the medium. In a denser medium, beta particle will have shorter range. Alpha and beta particles radiate energy as X-rays whenever they are slowed down by electrostatic force.
इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में हम लोग देखेंगे फ़ोटोन को। फ़ोटोन, ऑल द फ़ोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो फ़ोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं। इनकी जो है वो 3 स्टेट्स हैं। फ़ोटोन कैन बी रिमूव फ्रॉम अ बीम ऑफ स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन इन अ मीडियम। इसको हम जो है वो मीडियम में से रिमूव करवा सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन इन अ मीडियम। फ़ोटोन हैव 3 काइंड ऑफ इंट्रैक्शन विद मैटर। फ़ोटोन के जो है वो 3 काइंड्स के जो है वो इंट्रैक्शन है। एनर्जी लेवल, लेस एनर्जी लेस दैन 0.5 MeV। इसका जो रेडिएशन होगी वो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट। अगर इनकी जो इंटरमीडिएट एनर्जी जो है वो लेस दैन 1.02 एंड मोर दैन 0.5 है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये एक्स रेज होंगी रेडिएशन इनकी, और ये कम्पटन इफेक्ट को शो करेंगे। अगर इनकी हाई एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो है वो गैमा रेज को रेडिएट करेंगे और पेयर प्रोडक्शन को शो करेंगे। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन इज़ एक्चुअली हाई एनर्जी फोटोन। जो गैमा पार्टिकल्स हैं वो हाई एनर्जी फोटोन है, इमिटेड बाय एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ट्रैवल करते हैं जैसे जैसे लाइट जो है वो स्पीड होती है। इट्स एनर्जी लेवल इन अ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका एनर्जी जो लेवल है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इट्स इंटेंसिटी इन अ मीडियम फॉल ऑन इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डेंसिटी 1 है, ठीक है, तो वो एज अ स्लोअर डाउन जैसे वो नीचे होगी तो वो कम होती जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू आई नोट ई म्यू एक्स। आई जो है वो रिड्यूस इंटेंसिटी है, आई नोट जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और इससे जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। हेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जर्वेशन एंड हेयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन द मीडियम। फ्लोरेसेंस। अब इसकी एप्लीकेशन में हम फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जर्विंग रेडिएशन एनर्जी of high frequency and re-emitting energy of low frequency in the visible region of electromagnetic spectrum एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी सरफेस हाई फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करे और रिज़ल्ट में जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। ये ऐसा है जैसे कोई सरफेस अल्ट्रा वायलेट लाइट को ऑब्जर्व करे, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद रिज़ल्ट में येलो, रेड या ग्रीन कलर जो है ये हमें मतलब एमिट करे इन कलर्स को। अगर हम फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में आपस में दोनों में डिफरेंस देखें ना, तो जो फ्लोरेसेंस होता है वो एनर्जी को फौरी रिलीज़ करता है, और जो फास्फोरेसेंस होता है वो एनर्जी को जो है वो थोड़ी देर में ऑब्जर्व करता है। इस डायग्राम में हम देखेंगे एक तरफ है फ्लोरेसेंस और एक तरफ है फास्फोरेसेंस। मेराइन किसी भी मतलब समुंदर में रात के वक्त जो मतलब मेराइन एनिमल्स होते हैं वो अपनी फ्लोरेसेंस की वजह से अपनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी को शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में है इसका चार्ट। आप जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसमें जो गैमा रेज़ के, बीटा रेज़ के जो सारे करैक्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। नेचर करैक्टर इस नेचर हीलियम न्यूक्लाई, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और गैमा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जिससे तो आपको इस पूरे चीज़ की जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू।